मंगाता है उसके मन में आता है शायद ये बच्चा जो कह रहा है कि हम ये कोर्स करेंगे या यहाँ पे जाके हम ट्यूशन करना चाहते हैं या इस साल में पढ़ना चाहते हैं, शायद मेरा बच्चा कुछ कमजोर है, खाली कह रहा है, उसको कहीं तो उसके आत्मविश्वास में थोड़ा कमजोर पाता है अपने आप को। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि आप बच्चे गार्जियन से डिस्कशन करें तो अपनी बातों को रखें, अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखें और उनके सामने बात रखें कि देखिए आप यदि हमें ये अनुमति देते हैं उस शहर में जाने के लिए, इस कोर्स को करने के लिए या ये पढ़ाई करने के लिए, तो मैं आपसे बहुत कम से कम एक्सपेंस करवाऊंगा, कम से कम मैं खर्चा करवाऊंगा। आप खर्चे से डरिए नहीं और मेरे पे विश्वास करिए कि मेरा रास्ता विचलित नहीं होगा। गार्जियन डरता है अपने बच्चे को, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को जितना प्यार करते हैं और दूसरे किसी को नहीं कर सकते हैं, तो उनको डर लगता है कि ये अच्छा बच्चे कुछ बात कर रहे हैं, मैं कभी से वहां से भी वार्निंग कर रहा था, जो बात करेंगे अभी बाहर में खड़ा कर दूंगा पक्का। 1 घंटे का समय है, सुन लीजिए फिर जाके बात करिए। गार्जियन को डर लगता है कि मेरा बेटा जाएगा दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, लखनऊ शहर में कहीं पढ़ने जाएगा, शायद कहीं ऐसा ना हो ये रास्ता विचलित हो जाए इसका, जो मेरे परिवार का प्रवेश है, जो मेरे परिवार का समाज है, जो सम्मान है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जाके मेरे सम्मान के खिलाफ कोई कदम उठा लेगा। वो इस बात से भी डरता है, ठीक है। और एक्सपेंस तो नॉर्मली सबके लिए टेंशन बनता है, तो आप उनको समझाइए कि जो आपके परिवार का संस्कार है मैं बाहर लेके जाऊंगा, आपके परिवार के संस्कार पे मैं उंगली उठने नहीं दूंगा और एक्सपेंस कम से कम मैं दूंगा और मैं आपको प्रूफ करूंगा। यदि आप अपने परिवार को कह पाते हैं, समझा पाते हैं, मैं प्रूव करूंगा, तो हर गार्जियन चाहता है, हर माँ बाप चाहता है, जिस भी स्तर का क्यों न हो, चाहे उसकी आय 0 हो, चाहे उसकी आय हीरो हो, फिर आय आपके सामने कोई बाधा नहीं बनेगा और निश्चित तौर पे परिवार आपको आगे ले जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलते हैं कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा बहुत अच्छे कॉलेज में चला गया है, मजदूरी का काम करने वाला बेटा का जो बेटा है वो बहुत अच्छे रिजल्ट से पास हुआ है। अक्सर आप लोग देखें, अभी यूपी बोर्ड है, आज से परीक्षा शुरू है, इसके बाद देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो टॉपर हुए हैं उनका बैकग्राउंड में जाएंगे तो उनको देखेंगे कोई आलू बेचने वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई ठेला वाला है, कोई रिक्शा वाला है, उसके बच्चे आ गए। कैसे गए होंगे? क्योंकि वो बच्चे और जो गार्जियन आपस में अपनी सारी बातें रखते हैं। हमारे में कमी क्या है, कुछ बातें हम अपने अंदर छिपा के रखते हैं। कोई भी बातें आपके मन में पनप रही हो और लगता है कि गार्जियन को शायद मेरी बात सुन के बुरा लगेगा, गार्जियन के सामने रखिए, शायद वो आपको कुछ ऐसा और गाइड कर दें कि जो बुरी उसमें बातें हो निकल जाएंगी। और दबा के रखेंगे तो ये गांधारी वाली कुछ बातें उसमें ऐड होने लगेंगी। ये गांधारी पट्टी बांध ली जिससे पूरा परिवार बिखर गया, ठीक है। तो बिखेरने का काम नहीं किया जाए, परिवार से, अपने माँ से, पापा से, भाई से, बहन से, उनसे डिस्कस करिए, उनसे बात करिए, उनको समझाइए। यदि आप असफल हो रहे हैं तो जहाँ आप शिक्षा ले रहे हैं उस अध्यापक का सहयोग लीजिए कि शायद हम अपने मम्मी पापा को सही समझा नहीं पा रहे हैं, सब मेरी ये इच्छा है, थोड़ा सा आप मेरा सहयोग कर दीजिए। तो गार्जियन हर बच्चों के लिए तैयार है। वो खाता नहीं है सही से, बच्चों को अच्छे से खिलाता है, कपड़ा अच्छे से नहीं पहनता है। हर माँ बाप, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं सबके माँ बाप के पास काउंटिंग का कपड़ा होगा, चाहे इसमें बहुत पैसा वाले होंगे चाहे कम पैसा वाले होंगे, लेकिन बच्चों की ओर ध्यान देता है कि पर्व पे मुझे कपड़ा बनवाना चाहिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। शायद वो 2000-1500 की मोबाइल लेके चलता होगा और शायद आप लोगों के लिए 10 या 15,000 या 20,000 की मोबाइल दिया होगा, गार्जियन नहीं दिया है। तो आप अपनी भावनाओं को गार्जियन के सामने रखिए, शायद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कोई आप प्रधानाचार्य जी? मैडम कुछ बताइए। कुछ बताइए सर। 1 मिनट। हाँ, आपने अभी कहा कि हमारी आवश्यकताएं सारे गार्जियन पूरे नहीं कर सकते। यदि हम उनके विश्वास पे खरा उतरते हैं तो गार्जियन सारे आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, मर मिटकर वो सारे आवश्यकताओं को हमारे पूरा करते हैं, किंतु कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास में ही कमियां पाई जाती हैं और उन्हीं कमियों के आरोप प्रत्यारोप में गार्जियन आपको रोकते हैं कि उनकी बनी बनाई इज्जत को हम कहीं धूमिल करते हैं। वह अपनी आवश्यकताओं अनुरूप आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और वो देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना आगे निकल रहा है, अन्य बच्चों की वो तुलना करते हैं और तुलना करने की दृष्टि में यदि आप आगे जा रहे हैं तो अपने घर द्वार जर जमीन, अपनी पुश्तैनी पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन को बेचकर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
किंतु कहीं ना कहीं हम में जरूर कुछ कमियां आती हैं और उस कमियों के बदौलत हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमारी अपनी सोच बदलनी चाहिए। यदि हमारी सोच अच्छी है, हम उनके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं, तो गार्जियन हमारी सारी कमियों को पूरा करने की अपनी भरपूर प्रयास करते हैं। इसी के साथ और बच्चों में से कोई इसका उत्तर? तो काफ़ी हद तक किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ऐसी स्थिति में आप लोगों ने चर्चा किया। मैडम आप कुछ बोलेंगी? मैडम बोलिए। तो आपस में बातचीत होनी चाहिए और बातचीत फिर वही बात खुली आंखों से, खुले विचारों से, सत्य के आधार पर होना चाहिए। हो सकता है कि दोनों की आंखों पर किसी न किसी प्रकार की पट्टी बंधी हो, जिस वजह से ये अंतर आ रहा हो। आपके अपने ऊपर भी सोचिए कि आप भी बिल्कुल सत्य पर आधारित हैं कि नहीं। आपके लिए जो फैसला है जो आप कर रहे हैं, जो परिवार या पेरेंट्स से अलग है, चाहे वो कैरियर के मामले में हो या किसी मामले में, वह वाकई सत्य पर आधारित है कि नहीं। कहीं सुनाई बातों पर तो नहीं है, कहीं वो भविष्य में आपके लिए नुकसानदेह होने वाला है। तो माता पिता के नज़रिए को भी सुनने के लिए तैयार रहिए और उनको भी आपकी बातों को सत्य के नज़रिए से देखने के लिए तैयार करिए। तो इसमें खूब खुल करके, बिना किसी अटैचमेंट के कि हम अपने विचारों से अटैच्ड हैं, आपका वो डिसीजन नहीं होना चाहिए। जब दोनों लोग अपना डिसीजन बना लेंगे तब कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन अगर दोनों लोग उसको एक प्रपोजल के रूप में रखेंगे कि हमारे इस कदम के लिए ये हमारे मन में विचार है और उस पर आपके परिवार के लोग कहें हमारा ये विचार है, तो विचारों के स्तर पे फिर दोनों अपने अपने किस आधार पर वो विचार बने हैं उस आधार पर चर्चा करिए। वो अपना आधार आपके सामने रखें, आप अपना आधार सामने रखिए और जो सत्य पर हो, सत्य दो नहीं होता है। अगर तो कुछ भ्रम उनके टूटेंगे, कुछ भ्रम आपके टूटेंगे, अलग होंगे और बाद में एक रास्ते पर आ जाएंगे, एक फैसले पर आ जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है, 100% इसमें हो जाएगा। लेकिन अपने को भी खुले मन से रखना होगा, उनको भी खुले मन से रखना होगा। किसी को अपनी बात मनवाने की जिद नहीं करनी होगी। सच्चाई की तलाश दोनों, तो वाद विवाद न करके बल्कि इस पे चर्चा पर चर्चा प्रेम से वह होना चाहिए। और शुरू से मतलब ये रहा है कि बच्चों के मामले में परिवार में तानाशाही नहीं होनी चाहिए। तो आपके पेरेंट्स की तरफ से भी तानाशाही वाला रवैया नहीं होना चाहिए। बच्चों की बातें सुनने समझने की उन्हें भी कोशिश करनी है और बच्चों को भी यह नहीं सोचना है कि वो बड़े हैं इसलिए हम पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं तो हमारे में विरोध की भावना हो। ना आपके मन में विरोध की भावना हो, ना उनके मन में विरोध की भावना हो। एक सही फैसले पर पहुंचने की दोनों को कोशिश करनी चाहिए। और जैसा आपने इशारा किया कि या किसी ने कि पेरेंट्स के अलावा अगर टीचर्स को भी उसमें शामिल कर सकें, अगर फैक्ट्स जानना हो तो शायद टीचर बेटर फैक्ट्स बता सकते हैं। इसी तरह से कभी कभी ज़रूरत होती है, आप शायद अपने पेरेंट्स से उतने फ्रैंक ना हो, आपके पेरेंट्स आपके साथ उतने फ्रैंक ना हो। कभी कभी ये अति इज्जत की वजह से चाहे या अति रिस्पेक्ट की वजह से या परिवार में ऐसे भी डिफरेंसेज आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं होता है, तब किसी ऐसे व्यक्ति का ज़रूर सहारा लीजिए जिस पर आप भी विश्वास करते हों, उनको भी विश्वास है। उसको भी इसमें बीच में लाने में कोई हर्जा नहीं है, जो दोनों की बातों को पूरी तरह से सुने, समझे और सच्चाई का आभास उनको भी कराए, आपको भी कराए। अगर आपकी आंखों पर कोई पट्टी है तो उसको भी हटाए, उनकी आंखों पर कोई पट्टी है तो उसको भी हटाए। तमाम सारी पट्टियां हो सकती हैं, परंपराओं की पट्टियां,
समय आगे बढ़ रहा है। अब हम 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या उस समय की परंपराओं में नहीं रह सकते। कभी सती प्रथा थी, क्या क्या नहीं था, कहाँ कहाँ से हम आगे बढ़ते हुए आज 21वीं सदी में आए हैं, जब लोकतंत्र आया है, जो धरती पर जीने का सबसे बड़ा तरीका है कि हम सबकी बातों को सुने, सबकी बातों के हिसाब से रहें और जो समाज के लिए, प्रकृति के लिए, धरती के लिए सबसे कल्याणप्रद हो उसके अनुसार जिएं। किसी एक आदमी का फैसला सब पर थोपा ना जाए, जो सबके कल्याण के लिए है वह हो। तो इसलिए जो समय के साथ जो परिवर्तन हो गया है, पहले हम अपने गाँव में रहते थे, पहले कबीलों में रहते थे, फिर गांव बने, फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, शहर बने, दुनिया यहाँ तक पहुँच गई। इस यात्रा में हमारे साथ बहुत सारे अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। उन सारे अंधविश्वासों को धीरे धीरे ख़त्म करना है, हमें नई दुनिया की तरफ जाना है। आप पूजा पाठ कराते होंगे अपने घरों में, पंडित जी आते होंगे, तो कितने तरह के देवता बनाए जाते हैं पूजा पाठ में। कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता और धरती माँ, वो और सब ग्रह तो हैं ही हैं। कुल देवता, तो पहले हम ज़्यादातर कुल में ही सीमित थे, इसलिए उसके भी देवता की पूजा करते हैं। ग्राम देवता की पूजा करते हैं, क्षेत्र देवता की पूजा करते हैं और फिर धरती माँ। संकट वहाँ होता है कि जब हम अपने कुल देवता को दूसरे कुलों से जाके कहते हैं कि तुम भी हमारे कुल देवता की पूजा करो, तो वहाँ झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि अब दायरा बढ़ रहा है। हम अपने ग्राम देवता को और गांव के लोगों से कहें कि नहीं तुम इसकी पूजा करो, असली यही देवता हैं, उनकी भाई दूसरों के दूसरे ग्राम देवता होंगे, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबके अपने अलग अलग जो देवता हैं उनको रिस्पेक्ट करते रहें। इसी तरह से क्षेत्र या देश या प्रदेश, हम सोचें कि बस हमारे क्षेत्र के देवता की सभी लोग पूजा करें, और वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। लेकिन जब हम धरती के परिप्रेक्ष्य में देखने लगते हैं, तब सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि धरती सबकी माँ है। तो हमारे जहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, चाहे वैचारिक हमारे पेरेंट्स और हमारे बीच में, तो वह कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्र देवता के आधार पर भी वैचारिक डिफरेंसेज हो जाते हैं। लेकिन अगर धरती के पर्सपेक्टिव में सोचने लगे कि धरती के कल्याण के लिए क्या बेहतर है, तो ये ख़त्म होने लगता है, ये कॉन्फ्लिक्ट दूर होने लगता है। इस पर एक छोटा सा फिर कविता सुनाए तो हमारे इस प्रश्न के सॉल्यूशन के लिए। अगर मिल गया तो चलो ये बाद में सुनाएंगे, अभी तुरंत नहीं मिल रहा है। और कुछ हमने जो बातें कही हैं, इसको और उसमें आगे बढ़ाने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए कोई कुछ बताए, और या उसके बाद फिर तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में हम एक मैनेजमेंट और जीवन का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है उस पर चर्चा करेंगे, विन 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 या जीत जीत जीत। लेकिन उसके पहले इस प्रश्न पर मैं और आप लोगों से किसी से जो जिसके मन में और कुछ बातें उभर रही हों वो बताइए। अभी हम विन 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 प्रिंसिपल पर चर्चा करेंगे, एक चींटी की कहानी सुनाएंगे, संविधान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, और दर्द से हम ब्रह्मास्त्र में एक कविता सुनाएंगे। इतना तो मेरा शेड्यूल है। इसके अलावा भी जो तुम्हारे प्रश्न हैं उन पर सब पर चर्चा करेंगे। और कोई चाहे इसके प्रश्न के उत्तर में कोई सप्लीमेंट करे या अपना नया सवाल पूछे, नई बात बताए। ये ना हो कि बाद में तुम सोचो कि हम नहीं पूछ पाए प्रश्न, काश पूछ लेते। बाद में पछताने से बच जाओ, जो मन में आए पूछो। उनसे ना पूछो, जो तुम्हारे मन में आए पूछो। उसको कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, आत्मविश्वास होना चाहिए। तुम गलत सवाल पूछो तो वो ठीक है, इसी से तो मुक्ति दिलाने आया हूँ कि कभी यह मत सोचो नहीं, टीचर से पूछ करके मत पूछो, तुम्हें पूछो, बस पूछो। तुम विद्यार्थी हो, तुम उस आधार पर पूछो।
पूछो, किसी को जो प्रश्न है वो आप लोग पूछिए, संकोच मत करिए। अरे तो ये चीज मुझसे पूछ सकती थी सर, मैं क्या जाऊं। मैं उत्तर दे देता। इतना उसको सोच विचार करने की जरूरत होती। हाँ बताओ। आपस में आप लोग बात करेंगे तो पूछेंगे कैसे? आपस में तो बराबर बात करेंगे। अभी पूछो। जो भी मन में प्रश्न हो अपने लाइफ से लेके उसके बारे में बताइए, समाज को लेके हो, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके हो। आप लोगों को अलाउड नहीं है बात करना, आप लोग आपस में बात नहीं कर सकते, वो बोल रहे हैं इसलिए मैं। हाँ प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप भी। पूछो। हाँ सर ये बताइए, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए क्या करें, मतलब कितना पढ़ें, क्या ध्यान दें इन बातों का? सिविल सर्विसेज के लिए कैसे, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें? बैठ जाओ। कितने बच्चे इसमें चाहते हैं कि इस प्रश्न पर चर्चा किया जाए और कितना चाहते हैं कि ना किया जाए? अगर चाहते हैं कि नंबर ज़्यादा हो चर्चा करेंगे, और ना चाहते ज़्यादा हुआ तो इनसे कहेंगे बाद में मुझसे आकर के डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि सबका फायदा होना चाहिए। अरे सब बात उठा दो, सब लोग हो जाओगे तो फिर जगह कहाँ रहेगा? नहीं ठीक है, ऐसा मत करो। नहीं ठीक है, अच्छा है। सब लोग सच में हाँ सब तो ठीक है, सब तो इसी को कोशिश है। आपस में बस जो लोग आपस में बात करें हम देख रहे हैं हम लोग। अभी तुम लोग कितने साल बाद सिविल सर्विसेज में बैठने वाले हो? सर अभी तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है। हम ये टाइम पूछ रहे हैं, 1 साल बाद बैठोगे, 2 साल बाद बैठो एक साल। तो बैठ जाओ। और लोग कितने कितने साल बैठेंगे हैं? कितने साल बाद सिविल सर्विसेज में बैठोगे हैं? 3 साल बाद। और खड़े होके बताओ ना, खड़े हो। ठीक है, वेरी गुड। और बच्चे जो बैठने, सबने हाथ उठाए तो सब बताओ कितने साल बैठो। अपने ही हाथ उठाने को सार्थक सिद्ध करो, बताओ कितने साल बाद बैठो। खड़े होके, जो भी बताएगा खड़े होके बताएगा। ये तो सबने इंटरेस्ट तो दिखा दिया हाथ उठा के। अब उसी के लिए सवाल है कि कितने साल बाद बैठोगे। तुम 3 भी कह सकते हो, 4 भी कह सकते हो, या कहो कि 5-6 साल बाद बैठेंगे, जो तुम चाहो। 1 साल नहीं तो 2-3 साल बता दो कि इन सालों में 4 साल 5 साल बाद बैठेंगे। जो तुम्हारे मन में उत्तर है उसको बताओ, कितने साल बाद हैं? 2 साल बाद। तुम सबका ग्रेजुएशन पूरा हो गया है? कितने लोगों का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, वो हाथ उठाएं। थर्ड ईयर में कौन कौन लोग हैं? अंतिम वर्ष। अच्छा, सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है ये बताओ। खड़े हो, जल्दी जल्दी बताओ। इसमें इतना, सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्या डिग्री होनी चाहिए सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए, ये बताओ। सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? कौन सी डिग्री होनी चाहिए सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए, बताओ। तुमने पूछा था ना सिविल सर्विस में कैसे बैठे हैं, तो तुम तो बताओ कि सिविल सर्विस में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना है, कि क्या डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरने के लिए। ग्रेजुएशन में होती है, कुछ होती है 12th लेवल की होती है, कुछ होती है ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन का लास्ट लेवल में अपीयरेंस होता है। 12th क्या? 12th 12th पास आउट। 12th पास है सिविल सर्विसेज का, नो सर, ग्रेजुएशन। तो फिर यही सीधे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बीए कर रहे हैं, बीए के जो थर्ड सेमेस्टर मतलब थर्ड ईयर है उसमें अपीयरेंस में जा सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन वो है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कंफ्यूज मत करो एकदम, जहाँ एक वर्ड बोलना है उसमें इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं, इंटर और ये और वो सब, सीधा सीधा प्रिसाइज मैथमेटिक्स की तरफ, लाइव मैथमेटिक्स की तरफ से
सक्सेस के लिए जब आप आंख खोल करके बोलेंगे तो ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, जब आंख बंद करके टटोलेंगे तब बहुत बोलेंगे। यही सब समस्याएं हैं आंख बंद करके जीने की। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले आंख खुला रखने की बात। आंख खोल करके पढ़ेंगे तो तुरंत कहेंगे कि हाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ऐसे इस तरह का आप इंटरव्यू में भी जाएंगे तो इस तरह का डायरेक्ट आंसर चाहिए, और जहाँ इस तरह की बात करेंगे तो वो फिर नहीं सफल होंगे। इसलिए अब ग्रेजुएशन होना चाहिए। कि अब तुम लोग कितने साल में ग्रेजुएशन हो गए पूरा हैं? अब तुम्हारा ग्रेजुएशन कितने साल में पूरा हो रहा है? ज़्यादातर लोग 1 साल बाद, चलो 1 2 3 जिसका जिसका हो, जैसा हो, कोई फर्स्ट ईयर में हो, कोई सेकेंड ईयर में हो। ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हो? मैं तुम्हारा कारण जान लूँ कि क्यों जाना चाहते हो, कोई बताएगा? उससे तय होगा कि तुम्हारा कितना डिटर्मिनेशन है, कितनी इच्छा शक्ति है। कहीं ऐसा तो नहीं एक दिन बोले तो सारे लोग उसी में बोल दिए हो, इसलिए नहीं बोल पा रहे तुम लोग? भाई सबने हाथ उठाया था इसलिए ये सवाल मैं पूछ रहा अभी भी हूँ चेक तुम्हारे। कर लो, प्रश्न जरूरत है। ऐसा ना हो कि दयाशंकर जी को डंडा मार मार के तुम्हें सिविल सर्विस बैठाना पड़े। मैं चाहता हूं कि तुम बच्चों के सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएं, एक भी बच्चे का सपना अधूरा न रह जाए, उसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। तो इसलिए, और मेरे पास ऐसे फार्मूले हैं कि आज जो तुम सोच लोगे या कह दोगे वह हो जाएगा, इसलिए गलत भी मत कुछ बोल देना। मेरे पास जादू है, ढेर सारे जादू हैं जिंदगी के लिए, और उसी जादू के बल पर मैं बोरा झोरा लेकर के यहाँ तक पहुँच गया हूँ, हिंदुस्तान और दुनिया के सबसे किसी से भी किसी मामले में compete करने के लिए। तो बताओ सिविल सर्विसेज, सभी नहीं 2-4 बच्चे बताओ कि सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हैं? सुनी सुनाई या अपनी बनी हुई इच्छा? अच्छा, सब लोग जानते सिविल सर्विसेज कहते किसको है? जो है तो उसको कहते ही। हाँ, पहले उससे सिविल पहले बताओ, सिविल कहते किसे? अब उसके भी एक स्टेप पहले मैं पूछने वाला था, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सिविल सर्विसेज का मतलब क्या है? तुम बताओ जो बैठना चाहते हो, तुमने तो सबसे पहले कहा सिविल सर्विसेज का मतलब क्या है? नागरिक सेवा, लोगों की सेवा। उसको तो किसी भी उस पर तो वह तो सेवा तुम की जा सकती है। कोई भी सेवा करो, रोज अपने गांव को सफाई कर दो, सब किसी बच्चे को पढ़ा दो, किसी गरीब को कुछ कर दो, कोई जानवर भूखा है उसको खिला दो, जो पेड़ सूख रहा है, पौधा सूख रहा है उसको पानी दे दो, ये सब सेवा है। तो इसको करने के लिए ग्रेजुएशन क्या जरूरत है? ये तो आज ही कर सकते हो। जब तुम कहो, तुमने कहा सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो तुम्हारा क्या मतलब, किस सिविल सर्विस में? क्योंकि समाज सेवा तो आराम से कोई भी कर सकता है। सिविल सर्विसेज में क्या मतलब है सिविल सर्विसेज का, अगर जाना चाहते हो बताओ। सर, अपनी कंट्री या सोसाइटी का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। कंट्री या सोसाइटी का डेवलपमेंट, तो जब एक बच्चे को पढ़ा रहे हो, एक पेड़ को पानी दे रहे हो, तो उससे भी कंट्री और सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं सर, जैसे कुछ चीजें ऐसी जैसे मान लीजिए सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करके तुम क्या करोगे, क्या बनोगे, क्या होगा? जो नहीं सर, जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन का एक्सटेंशन करेंगे, एजुकेशन की ह्यूमन एग्रीकल्चर की ह्यूमन, कि हमारे जो सोसाइटी का कहते हैं कि अच्छी नई शिक्षा, जो नई शिक्षा आ रही है, जो लोगों के द्वारा नहीं पहुंच रही है, तो ये सब करने के लिए सिविल सर्विसेज की क्या जरूरत है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो एक सर सिविल सर्विस के द्वारा मेथड है, हमको सही या मतलब अच्छी तरीके से हमको नॉलेज रहेगा, वे ऑफ नॉलेज रहेगा कि हमको कैसे। इसके लिए पढ़ाई काफी है, सिविल सर्विसेज की क्या जरूरत है तुमको? ये सब नॉलेज हासिल करके और लोग करने के लिए
सिविल सर्विस में जा करने का क्या मतलब है, पहले ये बताओ। सिविल सर्विस का इम्तहान पास करके तुम क्या बनोगे? बहुत मूल सवाल आपने पूछा कि सिविल सर्विसेज का मतलब क्या है। तुम लोग ज्यादा बात कर रहे हो, एक निकलो, इस बेंच पे आओ, सामने बेंच खाली है, फोटो गड़बड़ आएगा, चलो आ जाओ। तो बात कर रहे हो, चलो ठीक, एक उठो, एक तुम भी उठ जाओ, तुम उठो, तुम्हारे पीछे 3 लोग, जल्दी से आ जाओ, सीट कवर करो। सामने बेंच खाली है ना, सामने आ जाओ, जो सामने आएगा वही सिविल सर्विस में जाएगा। तुम लोग पहले तो ये बताओ कि कितने लोग इंटरनेट वाईफाई से कनेक्टेड हो, कितने लोगों के पास मोबाइल है जिससे तुम गूगल पढ़ सकते हो, गूगल देख सकते हो। सब आ जाएगा। हैं? हाथ उठाओ, जैसे सिविल सर्विस जाने के लिए सबने हाथ उठाया था। सब हाथ उठाओ। नहीं, सब नहीं, जिनके पास है वही। एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है तुम लोग के पास, सबके पास है। सर वो देर से नहीं बता रहे क्योंकि हम लोग ले लेंगे। अच्छा, इनको आंख बंद करा देते हैं, तब बताओ। ठीक है, हाथ उठाओ, तो लोग आंख बंद कर लेंगे। या मतलब अगर तुम्हारे किसी दोस्त के पास भी, फ्रेंड के पास भी गूगल या एंड्रॉयड या फ़ोन है और यहाँ इंटरनेट चलता है तो तुम पता कर सकते हो। तो जो मैं पीछे वाले हमारे दोस्त हैं जो सिविल सर्विसेज, जिन्होंने पूछा कि सिविल सर्विसेज के बारे में बताइए, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हमसे प्रश्न करने के पहले क्या उन्होंने गूगल पे सिविल सर्विसेज के बारे में कोई सवाल पूछा है? इतना होमवर्क तो होना चाहिए ना। तो तुम्हें ये होमवर्क देता हूँ कि गूगल सिविल सर्विसेज के बारे में जानने की कोशिश करो और तब उसके बाद सवाल पूछो, खुद कुछ मेहनत करो, तब उसके बाद हम लोगों के साथ और थोड़ी मेहनत हम लोगों से कराओगे तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन तुम्हें सब कुछ स्पून फीड नहीं किया जा सकता है। अब तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुमको सारी चीज़ें चम्मच से ला करके खिलाई जाए। अब तुम इतने अपने पाँव पे चलने लगे हो तो थोड़ा और तुमको मेहनत करना होगा अपने उद्देश्यों के लिए आंख खोल करके आगे बढ़ने के। अच्छा, तुम बैठ जाओ। बाकी बच्चों ने कहा, जब सिविल सर्विसेज के बारे में हमने पूछा कि चर्चा करें तो सबने हाथ उठाया था करीब। तो तुम क्या सिविल सर्विसेज के बारे में जानते हो जिसकी वजह से हाथ उठाया था? हैं? खड़े होकर के बोलो, सब लोग ऐसे बोलो जैसे तुम्हें जानना चाहते हो। वेरी गुड। तो अपने इस इच्छा के लिए कि हम सिविल सर्विसेज में जानना चाहते हैं, अब ताली बजाओ, तब उसके लिए चलते। तुम्हारे आगे ज़िंदगी के तमाम सारे डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हैं जहां तुम जा सकते हो। टीचर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, किसान बन सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, और पेंटर हो सकते हो, सिंगर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हो, व्यापार कर सकते हो, और जो जो तुम्हारे दिमाग में प्रोफेशंस आए। और तुम सबको अच्छी माँ भी होना है, अपने बच्चों को भी करियर बनाना है। तो ये कभी मत सोचना कि तुम एक ही काम कर सकती हो, तुम बहुत सारे काम कर सकती हो एक साथ। तुम माँ भी बन सकती हो, और डॉक्टर भी बन सकती हो, इंजीनियर भी बन सकती हो, किसान भी बन सकती हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हो। अभी एक आदिवासी बच्चों का समूह था लखनऊ में, जहाँ मेरा लेक्चर हो रहा था। तो एक आदिवासी बच्चे ने पूछा कि मैं इधर पिछले, वो झारखंड वगैरह की तरफ से आदिवासी बच्चा था, कि मैं इस उधेड़पुर में हूँ कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर भी, नेशनल लेवल का क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ और सिविल सर्वेंट IAS भी बनना चाहता हूँ। तो मैं क्या प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा होगा? तो मैंने उसका उत्तर यही दिया कि तुम दोनों हो सकते हो। ऐसे उदाहरण हैं कि कंट्री का बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी है, ओलंपिक में अवार्ड भी पाता है,
और डॉक्टर भी है या इंजीनियर भी है या सिविल सर्वेंट भी है, तो तुम अच्छी माँ, होम मेकर और उसके बाद भी किसी भी प्रोफेशन पे हो सकती हो और वो दोनों में बहुत अच्छा काम कर सकती हो। आप दो दिशाओं में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं और बहुत सारे लोग एक ही दिशा में अच्छा काम नहीं करते हैं, बहुत अच्छी माँ ही नहीं सिद्ध होती हैं। अगर कोई अपने बच्चों की ना सुने तो अच्छी माँ नहीं है। जो प्रश्न किया था तुमने, अगर वो पूर्वाग्रह से इतना ग्रस्त हो कि तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं हो, तो अभी वो अच्छी माँ नहीं है। उनको कन्विंस करना पड़ेगा। जब वो तुमको सुनने को तैयार हो जाएंगी तब वो अच्छी माँ हो। अगर उनकी बात सही तो ठीक है, लेकिन अगर उनकी बात नहीं है, अभी कुछ अंधविश्वासों की वजह से है, तो उस पर उनको उन अंधविश्वासों को दूर करना होगा। अब हम सिविल सर्विसेज के बारे में बताने के पहले थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ है। तुम लोगों ने कितने लोगों ने मेरी बातचीत यहाँ पिछली बार सुनी है जब मैं आया था? पिछली बार जब सर आए थे कितने लोग थे उसमें? तो काफ़ी लोगों ने सुना। तो संविधान पे मैंने चर्चा की थी उस बार। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ताली बजाओ। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? हैं? उस दिन मैंने बताया था। 1949 में। तारीख कौन सी थी? 26 नवंबर। गुड, ताली बजाओ। 26 नवंबर 1949 को। संविधान क्या है? अगर तुमसे एक वाक्य में पूछें कि संविधान क्या है, गेस करो। अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो गेस करो कि संविधान क्या है। जो आता वही बताओ, ऐसा नहीं है कि संविधान एक कानून की तरह हमारे देश चलो, बहुत लगभग सही है, सही ही है। ताली बजाओ, सही है। संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिससे पूरे भारत की व्यवस्था नियंत्रित होती है, गवर्न होती है, और जनता व्यवस्था को कैसे संचालित करे, यह किताब संविधान है। जनता की आवाज़ संविधान है। जनता की आवाज़ ही संविधान में लिखा गया है। जनता की आवाज़ कैसे है? जनता ने अपने 400 प्रतिनिधियों को चुना, जिन्होंने अब आगे से देश की व्यवस्था कैसे चले, यह किताब जो तैयार की वो संविधान है। और इस देश में जो भी कानून हैं, या तो वह जो संविधान में लिखा है वह कानून है, या संविधान जिन किताबों को, जिन कानूनों को अप्रूव करता है, अनुमोदित करता है, वह कानून है। इंडियन पेनल कोड, CRPC, CPC ये संविधान में नहीं लिखे हैं, लेकिन इन कानूनों को संविधान अनुमोदित करता है, इसलिए इस देश में यह चल रहे हैं। इस देश का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो संविधान में अगर नहीं लिखा है या संविधान अनुमोदित नहीं करता। तो तुम्हारा काफ़ी हद तक उत्तर सही है कि वो देश का कानून है वह संविधान है। लेकिन
संविधान केवल कानून ही नहीं है, यह इस देश की आत्मा है। यह भारत को एक सूत्र रखने का सबसे बड़ा आधार या कीमिया है। इस देश की सारी समस्याओं की औषधि या हल है संविधान। इस देश को सुंदर रखने का एक शास्त्र है। इस देश के लोग कैसे सही दिशा में चलें, उसका एक वे ऑफ लाइफ या आर्ट ऑफ लिविंग है। और इस देश के लोगों की आंखों की सारी पट्टियां हटाने का एक यंत्र है। अगर संविधान पढ़ लो तो तुम्हारी आंख पर कोई पट्टी कभी ना जो है वो हट जाएगी और फिर भविष्य में कभी कोई नहीं लगा पाएगा। और संविधान हर व्यक्ति को सत्ता जनता को सौंपने का, हर व्यक्ति को देश का मालिक बनाने का यंत्र है। संविधान लागू होने के बाद इस देश में हम भारत के लोग इस देश के मालिक हो गए हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि इस देश का मालिक कौन है तो तुम क्या उत्तर दोगे? हम नहीं, जोर से बोलो, हम भारत के लोग इस देश के मालिक हैं। रहने दो सब रहने दो। बिना पानी के ही अभी बोल रहे हैं, अगर पानी पी के बोलने लगेंगे तो शाम हो जाएगी। तो जोर से बोलो, इस देश का मालिक कौन है? हम हैं। वेरी गुड। तो अगर तुम मालिक हो, है वहाँ पे obviously, इधर आगे बैठा सो दीजिए, गए हैं। आगे बैठा दीजिए। लग रहा बैठाना। बात करने से क्या होगा ना, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा है कि कहीं बैठिए तो बात करिए। पहले जान लीजिए तब तो आप संविधान को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो संविधान, हम इस देश के मालिक, हम भारत के लोग हैं। आज़ादी हमें कब मिली? तारीख भी बताया करो। 15 अगस्त 1947। ताली बजाने का मन है तो बहुत जोर से। तो 15 अगस्त के पहले देश का मालिक कौन था? अंग्रेज, ब्रिटिश क्वीन, उनके नाम पे सत्ता चलती थी। 15 अगस्त को आज़ादी ब्रिटिश क्वीन से हिंदुस्तान में आई, तभी तो हम आज़ाद हुए। तो आज़ादी किसके पास गई? हैं? आज़ादी जो ब्रिटिश क्वीन की कब्जा था, मालिक वो थी। अगर हम भारत, मतलब देश में आज़ादी आई तो फिर मालिक कौन हो गया? हम भारत के लोगों को सत्ता नहीं गई। सत्ता कहाँ गई? एक उसका एक्ट बना, ट्रांसफ़र ऑफ पावर एक्ट 1947, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सत्ता को हिंदुस्तान को तो दिया, लेकिन किसके पास गई हिंदुस्तान की सत्ता? देश का मालिक उस समय जनता नहीं बनी, सत्ता किसके पास है? हैं? कौन गांधी जी कह रहा है? और गैस करो। उस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसके पास सत्ता गई और संविधान सभा बन चुकी थी। ये था कि जब संविधान बन जाएगा तो सत्ता किसके पास जानी है वो तय करके संविधान के अनुसार होगा। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। उसमें वह सत्ता जनता के पास आ गई। उसमें शुरुआत में ही भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया, यानी कि जनता का राज्य होगा, जनता मालिक होगी। तो अब संविधान ने 26 नवंबर को देश की जनता को देश का मालिक बना दिया, लेकिन वह लागू हुआ 26 जनवरी को। क्यों? कोई बच्चा बताएगा
पिछली बार हमने इसको बताया भी था, लेकिन संविधान के बारे में भी तुम लोग भूल गए। उस पर ज़्यादा फोकस करो। इधर भी जीवन में जाना है, संविधान जरूर जानना है। छब्बीस जनवरी को लाहौर कन्वेंशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी 1930 में। तो उस महत्वपूर्ण दिन को याद करते हुए, उसको महत्व देते हुए, आज़ादी के उस आंदोलन को महत्व देते हुए 26 जनवरी याद किया गया और 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ। कुछ हिस्से 26 नवंबर से ही लागू हो गए, कुछ 26 जनवरी से लागू। तो संविधान एक तरह से हमारी आज़ादी, 8 लाख जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति रानी लक्ष्मीबाई के समय से 1857 से 1947 तक अपने प्राणों की आहुति दी, तब हमें जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी की शहीदों के सपनों की गंगा है एक तरह से संविधान। लेकिन वह अभी जन जन तक नहीं गई। तुम्ही लोगों को अभी एक बार मैं आकर के तुम लोगों को बता भी चुका हूँ, तब भी अभी वह इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पाया कि तुम खुद जानो और दूसरों को भी बताओ। तो इस संविधान की गंगा को जन जन तक जाना है, तभी लोग समझेंगे कि हम मालिक हैं। और वह हर चुनाव में अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, चाहे गांव का हो, सभा का, चाहे लोकसभा का, चाहे विधानसभा का। अभी जब हम नहीं जानते कि हम मालिक हैं, अपने को प्रजा माने हुए हैं, तो राजा, क्योंकि प्रजा राजा चुनती है, और हमें अगर इसको प्रजातंत्र माने हुए हैं, अपने को मालिक नहीं माने हुए हैं, तो हम हर चुनाव में जो राजा जैसा साम दाम दंड भेद करेगा, भौकाल बनाएगा, जो सेवा कर रहा है उसको न चुन करके, जो लोभ लाभ के आधार पे करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है, हम उसको चुन लेते हैं। लेकिन जब लोग संविधान जान जाते हैं तो अपने सेवकों को चुनने लगते हैं और खुशहाली वहाँ उन गाँवों में, उन क्षेत्रों में आने लगती है। यह तो रहा मोटे तौर पे संविधान की महत्ता। और संविधान में पहला मूल कर्तव्य, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, कोई बताएगा? संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ या हमारे मूल कर्तव्य क्या है, यह भी संविधान में लिखा हुआ है। तो पहला फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान में पहला मूल कर्तव्य, भारत के हर नागरिक को संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ये पहला, हर आदमी, पहला कानून है देश का कि हमें संविधान जानना है, उसका आदर करना है और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। तो संविधान जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ध्यान से उसको पढ़ें, और हर नागरिक को संविधान जानना है। तो जो संविधान नहीं जानता वह नागरिक ही नहीं है, बल्कि वह महज भीड़ का हिस्सा होकर के रह गया। तो हमें भीड़ से नागरिक बनना है, भीड़ तंत्र से लोकतंत्र बनाना है। तो यह तो संविधान की महत्ता यह है कि हर नागरिक को संविधान जानना है। तुम ही लोग शायद जब हम आए थे पहली बार, उसके पहले संविधान का नाम भी नहीं सुने थे या नहीं जानते थे। अब तुम संविधान के बारे में थोड़ी इच्छा पैदा हुई, थोड़ा जाना है। तो फिर जब अगली बार आएंगे, मान लो 3 महीने 4 महीने बाद, तो तुम हर नागरिक को जानना है। तो तुम्हें जिसको नहीं पता है, हमारी ड्यूटी कि उसको बताएं भी। तो अगले 3-4 महीने में तुम कितने लोगों को संविधान के बारे में बताओगे, ये बताओ, कितने को बताओ? खड़े होकर बताओ, जो हाथ उठाए पीछे। हाँ, यहाँ के तो अब ये जान ही गए, नहीं तो गूगल पर पढ़ेंगे। तुम जो इस ग्रुप को छोड़ करके कितने लोगों को बताओगे जो तुमसे, तुम्हारे संपर्क में हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, संपर्क में आने वाले हैं, परिचित हैं, दोस्त? बोलने का जरूरत नहीं कि स्पीच में ही किसी से मिलो। सब्जी जो खरीद रहा है या बेच रहा है या तुम्हारे आसपास जो काम कर रही है, संविधान सबको जानना है, हर संपर्क में सबको बताना है। जहाँ बोलने का अवसर हो तो कम होगा, लेकिन जिससे भी हम इंटरेक्शन कर रहे हैं ज़िंदगी में, सबको संविधान बताना है, देश भर को संविधान जानना है। तो इस भावना से तुम लोग कितने लोगों को बता लोगे? अगर 1 साल में कितने लोगों को बता लोगे?
लगभग कितने, गोरखपुर में एक 5-6 हज़ार बच्चियां बैठी थी ऐसे ही, वहाँ एक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज बच्चियों का था। ये सवाल जब मैंने पूछा तो और सब तो 50-100 से शुरू करते हैं, जैसे मोल भाव कर रहे हो कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए कहता हूँ तो थोड़ा बढ़ती हैं। लेकिन एक बच्ची ने कहा कि मैं 1100 लोगों को संविधान बताऊंगी अंकल, अगले 1100 अगले साल अगर आप फिर आएंगे और पूछेंगे। मैंने कहा 1100 कैसे बताओगे? तो कहा 3 ही लोग तो रोज हुए, 3 लोगों से फ़ोन करके जो मिलेंगे किसी न किसी को बताएंगे। तो वह जज्बा होना चाहिए। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है एक तरह से। अभी तक हमारा संविधान जन जन तक नहीं गया, इसीलिए इतना लूटपाट है। सिविल सर्विसेज पर मैं आ रहा था, इसीलिए ये सब बातें बतानी ज़रूरी हैं। बैठ जाओ। बहुत अच्छा, कम से कम एक ने उत्तर दिया, इसलिए ताली बजाओ। अब कितने देर में बात सब खत्म की जाए? हैं? सर की उसमें एक मैं बात जोड़ना चाहता हूँ। एक फिल्म आप लोग देखे होंगे, जो रिक्शे पे बैठ के जब जाता है वो, तो रिक्शे वाले को शिक्षा पैसा देता है। फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो क्या कहता है रिक्शा जो उतरता है पैसेंजर, कहता है रिक्शा वाला क्या कहता है पैसेंजर को, थैंक यू। बोला थैंक यू मत बोलना, जो मैं तुम्हें हेल्प किया हूँ 3 लोगों को तुम हेल्प करना। तो जो बच्चा 3 का आंकड़ा बताया था, 1100 बताया था, आप इधर में 5 लोग होंगे, एक दिन में तो 5 लोगों को संविधान बता दीजिए, घर वालों को सिर्फ, और घर वालों से बोल दिए 3 लोगों को बता के मुझे बता दीजिए। तो एक कड़ी यदि बना लेंगे तो बहुत सारे लोग आपके आसपास से गुजरने वाले, आपके समाज में रहने वाले सारे लोग संविधान को अच्छे से जान जाएंगे। और जब संविधान को हम जान जाएंगे तो फिर कोई समस्या रहेगी नहीं देश में। पांडे जी ने 3 का इस्तेमाल किया कि 3 लोगों को बताओ, या वो रिक्शे का क्या कहा 3 लोग? हाँ, सर वो रिक्शे पे बैठ के जा रहा था, मालिक या नौकर मान लीजिए कि 3 लोगों की मदद करो। हाँ, तो उसने कहा थैंक यू, जब वो पैसा पाया, सर थैंक यू आपने मेरे बच्चे के लिए सहयोग किया, बहुत अच्छा होगा। तो उसने कहा थैंक यू मत बोलो, और 3 को आप भी सहयोग कर देना। तो इस 3 का फायदा उठाते हुए 3 संख्या का, जिस बच्ची ने कहा था 5 मिनट, तो 5 मिनट उस बच्ची का और 3 की संख्या पांडे जी का, तो कुल मिला करके 3 से मल्टीप्लाई करके 15 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। 15 मिनट, ठीक। ताली बजाओ, समय सही है। इसमें टाइम आ रहा है 48, तो 15 मिनट बाद मैं टाइम देखता रह रहा हूँ। 15 मिनट में तुम लोगों को स्वतंत्र कर दूंगा। अभी भी स्वतंत्र हो लेकिन तब पूर्ण स्वतंत्र कर दूंगा। स्वतंत्र हो प्रश्नों का उत्तर देते हुए रहने के लिए। उनको बता दीजिए। अब आपस में बात अब रोको और आगे बढ़ते हैं। संविधान ने जो देश की व्यवस्था बनाई है, थोड़ा शांति बनाइए प्लीज, ये मौका अब ये समरी है जो तुम्हें जानना है। सिविल सर्विसेज के बारे में भी जानने की जो इच्छा थी, क्योंकि सारी व्यवस्था इस देश की संविधान के अनुसार ही चलना है, तो संविधान में व्यवस्था को चलाने के लिए उसके 3 अंग हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका का मतलब क्या है? जो जनता की आवाज़ या जो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता की आवाज़ या जनता के प्रतिनिधि किस किस तरह से हैं? जो हम एमपी चुनते हैं, एमएलए चुनते हैं, या ग्राम प्रधान चुनते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनते हैं, जो भी चुने गए लोग हैं। ये सब संविधान में लिखा हुआ है और इसीलिए चल रहा है देश में, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारे आसपास, वो वही हो रहा है जो संविधान में लिखा हुआ है। तो ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, गांव पंचायत,
विधायक, लोकसभा और मंत्री, विधायक विधानसभा हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यह सब के विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, ये जितना चुना हुआ तंत्र है इसको क्या कहते हैं? विधायिका, चुने हुए लोग जो हम जिनको चुन करके भेजते हैं। यह सब जनता की आवाज़ को वहाँ रखते हैं। जनता की आवाज़ के अनुसार चाहे फैसले होते हैं, चाहे नियम बनते हैं। सारे नियम भी जनता को बनाने हैं, सारे फैसले भी जनता को करने हैं। गांव पंचायत, जहां सारे गांव के लोग चुनते हैं, वहां सारे फैसले गांव के लोगों को करने हैं। ये दो चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान के अनुसार जो 73वें संविधान संशोधन के बाद अब सारे फैसले गांव के लोगों को करने हैं। प्रधान जो सारे लोगों के फैसले कर, 2 मीटिंग कम से कम साल भर में होना चाहिए, सारे गांव के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और उसमें सारे फैसले होने चाहिए कि क्या क्या होना है, और प्रधान को उस फैसले को इम्प्लीमेंट करना है या कार्य रूप में बदलना है। प्रधान खुद कोई फैसला नहीं कर सकता। हम जनता मालिक है ना, हम भारत के लोग मालिक हैं, तो फैसले हम करेंगे। प्रधान हमारा चुना हुआ सेवक है जो हमारे फैसले को कार्य रूप में बदलेगा, क्योंकि सारे गांव के लोग एक साथ बैठ सकते हैं, वो वहाँ फैसले खुद करते हैं। और अगर प्रधान सारे लोगों के फैसलों के हिसाब से काम नहीं करता है तो बड़ी सरल सी प्रक्रिया है, 2 साल बाद प्रधान को निकाला भी जा सकता है। लेकिन अब विधानसभा में या लोकसभा में एक पूरी विधायक की कॉन्स्टिट्यूंसी और एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी, इतने ज़्यादा लोग हैं, सब एक साथ नहीं बैठ सकते विधानसभा में या लोकसभा में। तो उसके लिए यह है कि वो लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनेंगे जो जनता की आवाज़ को वहाँ रखेगा। अब वो जनता की आवाज़ रखता है कि नहीं वो अलग विषय है, फिर कभी बताएंगे। लेकिन ये पूरी चुनी हुई जो प्रक्रिया है इसको विधायिका कहते हैं। दूसरा है कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो देश के नियम कानून हैं उसके अनुसार देश के लोगों की सेवा करने के लिए, व्यवस्था देने के लिए जो तंत्र काम करता है उसको क्या कहते हैं? कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। लोगों को न्याय मिले इसके लिए जो तंत्र काम करता है वह है न्यायपालिका। इसके भी 3 अंग हैं। फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे प्रदेशों में हाई कोर्ट, और एक और स्तर है, जैसे गाँव में गाँव सभा ये प्रधान होता है, वैसे ही गाँव में न्याय के लिए न्याय पंचायतों का गठन होना चाहिए। संविधान में इसका प्रोविज़न है, लेकिन वह राज्य सरकारों पे छोड़ दिया गया है कि वह उसका गठन कराए, और राज्य सरकारें उसमें डिले कर रही हैं। लेकिन संविधान में व्यवस्था हो गई है। शायद और बेहतर होता ड्राफ्ट अगर सरकार संविधान इसको राज्य सरकारों पर न छोड़ करके सीधे सीधे गठन करने का आदेश दे दिया होता। वहाँ थोड़ा सा संशोधन की ज़रूरत है जिस पे कार्य हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो इस तरह से 3 स्तर हो गए न्याय के। पंच परमेश्वर कहानी तुम लोगों ने पढ़ी होगी। किसकी है? किसने लिखी है? इस कहानी किसने लिखी है? प्रेमचंद ने। तो गांव पंचायतों का गठन अगर हो जाता तो वहाँ फैसले जल्दी होते, क्योंकि सब सारे फैक्ट्स जानते हैं और वहाँ पंच लोग अच्छा फैसला करते। वह दिन आएगा जब तुम लोग और बड़े होगे, तब तक ये सार्थक हो जाएगा। तो इस तरह से 3 पालिकाएं हो गई, और इन 3 पालिकाओं के द्वारा देश की व्यवस्था चलती है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो जो सिविल सर्विसेज हैं वह कार्यपालिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। इस देश के कार्यपालिका को चलाने के लिए संविधान ने ही 2 तरह के सर्विस कमीशंस बनाए हैं, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट सिविल सर्विसेज कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो देश के लिए जितने कार्यपालिका के शीर्षस्थ ऑफिसर्स हैं
उनका रिक्रूटमेंट करता है, उनका चयन करता है। उसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आईएएस है, आईपीएस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है जिसमें मैं था, फॉरेन सर्विस जिसमें बाद में एम्बेसडर्स वगैरह बनते हैं, कस्टम्स सर्विस, डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं जो उनके अरेंजमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, वो हैं, आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस वो है, जितने इंडियन रेलवे सर्विस, रेलवेज में जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं, सारे जितनी कार्यपालिका की तुम सोच सकते हो कि यहाँ भी सरकार को काम करना है, यहाँ भी काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ काम करना होता है, तो वहाँ से सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट होता है। तो सिविल सर्विसेज में एक तो आईएएस हुआ या और इनकम टैक्स या और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस है, आईपीएस है। अब स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तभी ये सब चल रहा है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपी में पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उसमें पीसीएस का सिलेक्शन होता है, कोऑपरेटिव्स का है, जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं उन सब का है। ट्रेड टैक्स का पहले था, सेल्स टैक्स था, अब जीएसटी हो गया है, तो जीएसटी के लिए भी होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स के लिए भी होता है, जेल के लिए, जेल स्टेट सब्जेक्ट है, जेल के लिए होता है, एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है काफ़ी मामलों में, तो इसलिए जो ये जो इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स वगैरह के लिए, वो सब के लिए सर्विस, सप्लाई, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स, जितने स्टेट गवर्नमेंट के काम हैं उसके लिए जो ऑफिसर्स रिक्रूट किए जाते हैं, वह सिविल सर्विसेज स्टेट की, उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट्स की हैं वह करती हैं। यूपी के अलग है, बिहार के अलग है, अलग अलग स्टेट्स। तो इसलिए सिविल सर्विसेज का रिक्रूटमेंट दो स्तर पे होता है। केंद्र सरकार के लिए जो सुपीरियर इसलिए मानी जाती कि उनका बड़े लेवल पे काम करते हैं और पूरे देश में काम करते हैं। जैसे मैं हिंदुस्तान के हर हिस्से में काम कर चुका हूँ, क्योंकि हम लोग का ट्रांसफ़र पूरे देश में होता है। तो अब और कुछ सवाल पूछो अगर सिविल सर्विसेज के बारे में और कुछ जानना चाहते हो। सिविल सर्विसेज देश की कार्यपालिका के कार्य करने के लिए जो ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट, अधिकारियों का रिक्रूटमेंट होता है, वो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं, सिविल सर्विसेज उनकी सर्विसेज कहलाती हैं। और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो पब्लिक सर्विस कमीशंस बनाए गए हैं, जो पूरे देश के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग और इसी तरह स्टेट्स के लिए। तो सिविल सर्विसेज कैसे बनी, संविधान से कैसे जुड़ी हुई हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, इसकी कानूनी वैधता क्या है, क्योंकि संविधान ही सबसे बड़ा कानून है और वो इसी में लिखा हुआ है, इसलिए उसी आधार पर बनता है। और कोई सवाल हो तो पूछो। तो आप मान लें तुम केवल सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ भी गूगल पे डालोगे, बाकी तुम कुछ ढूंढ लोगे। बेसिक चीज़ मैंने बता दिया तो तुम्हारा। अब न्यायपालिका के लिए वहाँ भी रिक्रूटमेंट होता है दो लेवल पे, तीन लेवल पे। एक तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहाँ के जजेस, और फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस होते हैं। जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर उसके बाद ये मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट। इनका रिक्रूटमेंट भी जो डिस्ट्रिक्ट जजेस वगैरह का होता है वह पब्लिक सर्विस कमीशन करती है स्टेट्स की। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? अखबारों में अगर पढ़ा हो तो कॉलेजियम करता है सुप्रीम कोर्ट का, वह वहाँ रिक्रूटमेंट करता है। जो प्रेसिडेंट, अच्छा जो भी रिक्रूटमेंट, जैसे कौन किसके दस्तखत से इशू होते हैं अपॉइंटमेंट आर्डर, जैसे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिक्रूटमेंट होता है, जैसे हमारा रिक्रूटमेंट हुआ आईआरएस में, तो हमारा अपॉइंटमेंट लेटर किसने इशू किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है,
और स्टेट गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग बाकी जो हैं वो कुछ होमवर्क के रूप में करोगे। अब मेरे पास 10 मिनट इसमें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में चला गया, 5 मिनट बचा हुआ है। अब 5 मिनट में मैं और कोई चर्चा नहीं करूँगा, एक लोक कथा सुना करके बात अपनी ख़त्म करूँगा। शायद पिछली बार भी सुनाया था, और लेकिन वो कहानी जितनी बार सुनाई जाए उतनी ज़रूरी है। मैंने तोता मैना की कहानी सुनाई थी ना पिछली बार, सबको याद है? अगर नहीं याद हो तो मैं, क्योंकि उससे बड़ी कहानी दुनिया में नहीं है और कुछ बच्चों ने नहीं सुनी है, तो इसलिए उसी को सुनाकर अपनी बात आज खत्म करूँ। जिसको याद है थोड़ा सा मुझे हिंट दे तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। तोता मैना की कहानी किसी को जिसको याद हो बताए, कुछ बताए शुरुआती दौर पर। और ये कहानी तुम लोग तो बड़े हो, दर्जा 3 और मतलब छोटी गोल का प्राइमरी स्कूल में जो छोटी गोल होती है, छोटी KG तो होता नहीं, छोटी गोल बड़ी गोल दर्जा 1 यहीं से प्राइमरी स्कूलों पे शुरू होता है। तो उन 3-4 साल के बच्चों को भी जब ये सुनाता हूँ तो वो भी इतनी दिलचस्पी से सुनते हैं। उसके बाद जो सवाल पूछता हूँ इतने ज़ोर से बोलते हैं कि मज़ा आ जाता है और लगता है कि हाँ, ये दुनिया की वाकई सबसे बड़ी कहानी। और ये कहानी मैंने यहीं अपने गांव में सबसे पहले सुनी, लोक कथा, ठीक है, कह लीजिए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानी चल रही है, उसी को लोक कथा कहते हैं। और जब बड़े होकर के मैंने पूरी दुनिया की लोक कथाएँ पढ़नी शुरू की तो यही कहानी मुझे रूसी भाषा में मिली, अरबी भाषा में मिली, दक्षिण भारत की भाषाओं में मिली, वनवासी क्षेत्रों की भाषाओं में मिली। तो एक कहानी जो पूरी दुनिया में हजारों लाखों वर्ष से एक मुंह से दूसरे मुंह, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक गांव से दूसरे गांव रेंगती हुई चली गई, भाषा बदलती चली गई, हिंदी से रूसी तक और अरबी तक, या उधर से आई, पता नहीं कहाँ से आई, लेकिन पूरी दुनिया में व्याप्त है। जब छापे खाने नहीं थे, ये YouTube और सोशल मीडिया नहीं था, सब कुछ, लेकिन फिर भी ये कहानी है। इस कहानी में कितनी ताकत है। और ये कहानी लोकतंत्र की माँ है, लोकतंत्र की जननी है। और तुमसे जो मैंने कहा था तुम क्या बनना चाहते हो, अगर तुम सोच लोगे कि मैं ये बनना चाहती हूँ और इस कहानी को समझ लोगी, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तो जो बनना सोच लोगी वो हो जाओगी, कोई रोक ही नहीं सकता। तो 2 चिड़िया थी, तोता मैना, बहुत भूखे थे, बहुत ढूंढने पर उन्हें एक दाल का दाना मिलता है। न्यायपूर्वक सोचते हैं कि आधा आधा बांट लें, आधा आधा बांटने के लिए उसको एक खूंटे में रगड़ते हैं। हमने ये कहानी इतनी बार सुनाई, जैसे संविधान कथाएं 1400 से ज़्यादा मेरी संविधान कथाएं हुई पूरे देश में, लोग मुझे संविधान बाबा कहने लगते हैं। तो मुझे डर है कि मुझे चींटी वाले बाबा या ये लोक कथा वाले बाबा न कहें, इतना सुना चुका हूँ। लेकिन जब सुनते हो तुम लोग तो इतना चार्ज्ड हो जाते हो, तो इसलिए और अच्छा लगता है, और शायद जीवन की सबसे बड़ी कहानी है। तो 2 चिड़िया, तोता मैना, दाल का दाना मिलता है, बहुत भूखे थे, तो उसको खूंटे पे रगड़ते हैं 2 हिस्सों में बांटने के लिए। रगड़ने से दाना 2 हिस्सों में टूट तो जाता है, लेकिन आधा हिस्सा उसका कोई उसमें छेद वगैरह रहा होगा, दरार रही होगी उस खूंटे में, तो उसमें फंस जाता है। आधा जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मैना लेके उड़ जाती है। अब तोता का आधा हिस्सा फंसा हुआ है, जब तोता नहीं निकाल पाता तो बेचारा क्या करे, बढ़ई के पास जाता है और बढ़ई से कहता है, जैसा मैंने यहाँ की भाषा में सबसे पहले सुना कि बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल बा, का खाई का पी का लय परदेश जाई। बढ़ई उसको डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम खूंटा क्यों चीरें। तब वह राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, राजा राजा बढ़ई डांटो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, क्योंकि समय 5 ही मिनट है। तो पूरी बात वो बताता है, तो राजा भी डांटता है, हट तोते, तुम्हारे छोटे से दाल के दाने के लिए हम बढ़ई क्यों डांटें। तब वो रानी के पास जाता है, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई डांटे, पूरी बात बताता है। तो रानी भी उसको डांटती है।
फिर वह सांप के पास जाता है, सांप सांप रानी डसो, रानी राजा डांटे, राजा ना छोड़े। सांप भी डांटता है तो वो लाठी के पास जाता है, लाठी से कहता है तुम सांप मारो, लाठी भी डांटता है। आग के पास जाता है, लाठी जलाओ, आग भी डांटता है। नदी के पास जाता है, आग बुझाओ, नदी भी डांटती है। हाथी के पास जाता है, नदी सोख लो, हाथी भी डांटता है, हाथी सूंड से नदी पी ले, या कहीं कहीं पोखरा या तालाब भी कहते हैं। हाथी भी डांटता है। अब वो रोता हुआ जा रहा है, उसका रोना एक चींटी सुनती है और चींटी आकर उससे रोने का कारण पूछती है। और जब तोता पूरी बात बताता है तो चींटी कहती है चलो मेरे वश में जितना मैं करूँगी। और चींटी के वश में क्या है? रेंगना। तो हल्के हल्के सूंड के और हाथी के सूंड में घुसने लगती है, रेंगने लगती है। तब हाथी कहता है, जैसा मैंने यहाँ सुना, कि सूंड में घुसो सो मत कोई, हम तो नदी सोखब लोई। और जब हाथी नदी सोखने जाता है तो नदी आग बुझाने को तैयार हो जाती है, आग लाठी जलाने को, लाठी सांप मारने को, सांप रानी डसने को, रानी राजा छोड़ने को, और राजा बढ़ई डांटने को तैयार हो जाता है। और इस तरह से तोते को दाल का दाना मिल जाता है। वाह, तुम लोगों ने मेरा बिना कही हुए ताली बजा दिया, गजब। अब एक चींटी के आने के पहले पूरा सिस्टम जो काम नहीं कर रहा था वो काम करने लगा। तो सबसे शक्तिशाली कौन है इस कहानी में? अब मुख्य प्रश्न यहाँ उठता है जो सारे समस्याओं का उत्तर भी है। चींटी अपने किस गुण के कारण शक्तिशाली है? चींटी में क्या गुण है जिसकी वजह से वो शक्तिशाली है? चलती रहती है। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम तो सभी कर किए होंगे। चींटी सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम से माना है। हैं? लोग कहते हैं कि कठिन परिश्रम हार्ड वर्किंग। नहीं, हार्ड वर्क तो सभी करते हैं। तो राजा भी हार्ड वर्क कर रहा है और बढ़ई भी हार्ड वर्क कर रहा है, बट हार्ड वर्क तो सभी कर रहे हैं। चींटी में एक ऐसा गुण है जो बाकी किसी में नहीं है, इसीलिए वो सबसे शक्तिशाली। सांप भी लगातार चलता रहता है। क्योंकि सर चींटी कोशिश करना बंद नहीं करती है। सब अपनी अपनी दिशाओं में कोशिश कर रहे हैं। जल्दी बताओ, नहीं तो फिर टाइम जा रहा है। 2-3 मिनट में मुझे ख़त्म करना है। चलो अब और इंतजार नहीं करेंगे। चींटी के पास जो सबसे बड़ा गुण था जिसकी वजह से वो सबसे शक्तिशाली हुई, चींटी के पास थी संवेदना। संवेदना जानते हो क्या? जब हम तुम्हारी वेदना को अपनी वेदना समझ करके उसके निराकरण की कोशिश करें तब ये होती है संवेदना। और संवेदना मतलब दुख, दर्द, परेशानी जो भी। तो चींटी ने तोते की परेशानी को अपनी परेशानी समझ करके कुछ किया, जबकि वही तोता गिड़गिड़ाते हुए गया, सबके पास गया था। किसी ने उसकी वेदना पे जरा भी ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, सबके पास खुद गया था। यहाँ वह चींटी के पास नहीं गया था। चींटी ने खुद उससे आकर के उसके दुखी होने या रोने का कारण पूछा। और जब कारण पता चला तो उसने ये नहीं सोचा कि हम छोटे हैं, हमारी शक्ति कम है। वह पूरी संवेदना के साथ, अगर वह जो भी उसकी शक्ति थी, रेंगने की शक्ति थी, तो पूरी तन्मयता और संवेदना के साथ रेंगी हाथी के सूंड में, तो पूरा सिस्टम जो काम नहीं कर रहा था कर गया। तो जिंदगी में सबसे बड़ा गुण है, अगर तुम शक्तिशाली और सफल होना चाहते हो तो सबसे बड़ा गुण है संवेदना का। संवेदना ही सबसे बड़ा गुण है। बाकी गुण, ज्ञान बल जो हासिल कर रहे हो बहुत अच्छा है, धन बल
बाहुबल, संसाधन का बल सब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर संवेदना का बल नहीं है तो ये सारे गुण धरे के धरे रह जाएंगे। ड्राइविंग सीट पर हमेशा संवेदना रहती है, बाकी ज्ञान, धन ये सब पीछे रहता है। हम कोई काम करने के लिए बढ़ते ही तभी हैं जब हम किसी की वेदना दूर करने के लिए, इवन अपनी वेदना दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो संवेदना सबसे बड़ी ताकत है, और संवेदना के द्वारा किया गया छोटा सा काम भी बड़े बड़े परिवर्तन ला सकता है। जैसे चींटी के महज हाथी के सूंड में रेंगने से इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। तुम सब अगर पूरी संवेदना के साथ जीवन भर मेहनत करते रहोगे तो जो तुम में शक्तियां हैं, तुम जैसा अपना भविष्य बनाना चाहती हो, जो बनना चाहती हो, जैसा परिवार, समाज या देश या प्रकृति बनाना चाहती हो, सब हो जाएगा। तुम में से एक भी वैसा कर सकता है, और सब मिल करके तो पता नहीं क्या कर सकते हो, जादू ही जादू कर सकते हो। लेकिन संवेदना के साथ पूरी शक्ति से लगातार जीवन भर काम करना पड़ेगा, करते रहना है। और शिक्षा का भी सबसे बड़ा काम है कि वह ज्ञान के साथ संवेदना का भी विस्तार करे। इसके लिए और एक कई कहानियां हैं जो आज नहीं सुनाऊंगा। आज केवल एक बात जो कंक्लूडिंग सेंटेंस एक तरह से है, संविधान और लोकतंत्र के लिए यह कहानी महत्वपूर्ण है कि चींटी है कौन समाज में, व्यवस्था में चींटी है कौन? आम आदमी। हम भारत के लोग ही चींटी हैं। तो हम भारत के लोग अगर संवेदनशील होकर के ठान लेंगे इस देश को अच्छा बनाना है, इस देश के पिछले 20-25 सालों में हमें सबसे बड़ी पीड़ा इसीलिए हुई, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ करके, मुझे करोड़ों के ऑफर्स थे चारों तरफ से, पूरे देश और दुनिया से, जब मैं रिटायर हुआ कि आ जाओ यहाँ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ। मैं चूँकि यहीं मेरे पिताजी प्रधान ही रहे हैं, और किसानों की आत्महत्याओं ने मुझे इतना आंदोलित किया है। पिछले 20-25 साल में 7 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। क्या ऐसी व्यवस्था आज़ादी के लोग जो फांसी के फंदे पे झूले थे इसीलिए किसान आत्महत्याएं करें? इस व्यवस्था को बदलने के लिए किसान आत्महत्याएं ना करें, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बीमार को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इसके लिए ऐसी व्यवस्था आए। इसी के लिए मैं जी जान से पिछले 8.5 साल से तो लगातार लगा हूँ, वैसे 25-30 साल से लगा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके लिए हमको संविधान जानना है, अपने हम भारत के लोग मालिक हैं ये जानना है, और हम चींटियों की तरह से, उस चींटी की तरह से, हाथी के सूंड में हमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल बैलेट बॉक्स में जा करके उस चींटी की तरह किसी को वोट दे देना है। तलाशना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसमें संवेदना है, और उस संवेदनशील व्यक्ति को चाहे गांव प्रधान बनाना हो, चाहे विधायक बनाना हो, चाहे लोकसभा में भेजना हो, ऐसे संवेदनशील लोगों को भेजना है। ये नहीं देखना कौन प्रचार कर रहा है, कौन जिताऊ है, कौन करोड़ों पैसे बांट रहा है, कौन पैसा खर्च किया अपना इमेज बना रहा है मीडिया में। हमें खुद अपने अनुभव के आधार पर जो चींटी है, उस संवेदना वाली चींटी, उस तरह के लोगों को चुनना है। देश जरूर बदलेगा, इसमें कोई नहीं है, संदेह नहीं है। बस तुम सबको जुगनू बनना पड़ेगा। उस चींटी की बात और संवेदना की बात और संविधान की बात कहना पड़ेगा। एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जुगनुओं को मिलजुल कर जिसमें जिस चींटी में थोड़ी रोशनी भी हो जाए वो जुगनू हो जाए, और जुगनू और चींटी एक ही जैसी चीज। और या जिस जुगनू में थोड़ा कर्मठता आ जाए चींटी वाली, जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। तो अपने सामने अगल बगल इतने जुगनुओं को देख के अपने घर में, अपने क्षेत्र में, अपने प्राणवायु के क्षेत्र में मुझे आकर बहुत हौसला हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मुझ में इतनी संवेदना होनी चाहिए कि मैं तुम लोगों की वेदना को समझूं और यहाँ विराम दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।